मेरा उद्देश्य किसी को पढ़ाना नहीं है। हाँ, भले आप इसे देख करके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हो और अपना रिवीजन कर सकते हो। और अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपके लिए ये वरदान साबित होगा, क्योंकि मैं इसको लॉजिक के साथ समझाऊंगा भी, और जहाँ पर याद नहीं होने वाला होगा उसको ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे। तो इसके बाद आपको इस चैप्टर के बारे में और कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ये जो मैं करा रहा हूँ ये लूसेंट का तीसरा चैप्टर है बायोलॉजी का। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। इससे पहले मैं एक और चैप्टर पढ़ा दिया हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, दूसरा चैप्टर कोशिका विज्ञान, उसको मैं ख़त्म कर दिया हूँ 2 पार्ट में। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वो है जैव विकास। ठीक है, तीसरे चैप्टर का नाम है जैव विकास। देखिए, प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है। यानी कि प्रारंभ में जो भी जीव थे, निम्न कोटि के थे, ठीक है, या छोटे थे, मोटे थे, कैसे भी थे, उनसे थोड़ा मोड़ा परिवर्तन या कुछ भी थोड़ा क्रमिक परिवर्तन द्वारा कुछ अधिक जीवों का जो उत्पत्ति हो गया। जैसे कि शुरू में छोटे छोटे कवक और बैक्टीरिया थे, तो उन्हीं से बड़े बड़े जीव का जो विकास हुआ उसी को हम जैव विकास के नाम से जानते हैं, और इसको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, जीव जंतुओं की रचना, कार्यिक, रासायनिक, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम एवं आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया। यानी कि इसको सिद्ध किया गया, ठीक है, कि जैव विकास हुआ है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है। इसको सिद्ध किया गया किसके आधार पर? जीव जंतु की रचना कार्यिकी के आधार पर। यानी कि जीव जंतु की रचना कैसी हुई है और उसके कार्य कैसे हैं। उनके कार्य मतलब कि पैर का काम है चलना, ठीक है, पंख का काम है उड़ना, तो उसके कार्य का रासायनिक, भ्रूणीय यानी कि उसका निर्माण, न्यून पीढ़ी का निर्माण कैसे होता है, और उसके वितरण यानी कि, ठीक है, भाग मतलब उसके शरीर में कितने भाग है उसके आधार पर, ठीक है, उसके आधार पर सिद्ध किया गया कि जैव विकास हुआ है। और इसमें महान वैज्ञानिक लैमार्कवार्ड, डार्विन, वेलेस, डी ब्रिज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। यानी कि जो प्रमाण भी दिए हैं कि इन्हीं सब के कारण वो कह रहे हैं कि जैविक विकास हुआ है, यानी कि छोटे जीव से बड़े जीव का निर्माण हुआ है, यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रमाण हैं। देखिए, वर्गीकरण के प्रमाण, यानी कि जो है पैर का काम है चलना, हाथ का काम है मतलब कि अपना काम करना, पंख का काम है उड़ना, तो उसके आधार पर, और तुलनात्मक शरीर रचना के आधार पर, यानी कि, ठीक है, जो चमगादड़ का जो पंख होता है उसमें आदमी के हाथ के जैसा जो रचना होता है, लेकिन उसका काम होता है उड़ना, तो उसका तुलनात्मक शरीर के रचना के आधार पर। अवशोषी अंग, जैसे कि हम लोग पहले है ना, इंसान को पहले लंगड़ी होता था लेकिन अब नहीं है, उसका सिर्फ छोटा सा बच गया है रीढ़ की हड्डी का अंतिम हिस्सा, जो सिर्फ अब दर्द देने के लिए ही है। संयोजकता जंतुओं के प्रमाण, संयोजकता जंतुओं के प्रमाण, पूर्वजता से प्रमाण, ठीक है, तुलनात्मक भ्रूणिक यानी कि न्यू पीढ़ी का निर्माण कैसे होता है उनसे प्रमाण, मतलब कि कुछ जानवरों के जो सेम हैं, ठीक है, और उसमें कुछ परिवर्तन हो गया है, ठीक है, किसी में, तो उसके आधार पर प्रमाण दिया गया। भौगोलिक वितरण से प्रमाण, यानी कि भौगोलिक वितरण से, यानी कि जो पहाड़ पे रहते हैं उसका जो है ना केस काला हो जाता है, जो जानवर होता है ना पहाड़ पर शिकारी करता है उसका केस काला हो जाता है, जिससे कि जो शिकार है उसको नहीं दिख पाता है कि हाँ जानवर है कि नहीं है, ठीक है। तो वो भौगोलिक वितरण से, जैसे हो गया क्रोकोडाइल, मगरमच्छ जो है तालाब में रहता है लेकिन पता नहीं चलता है, तो वही भौगोलिक परिवर्तन से, वितरण से। तुलनात्मक कार्य की, यानी कि तुलनात्मक मतलब कि हम लोगों का हाथ क्या कार्य करता है, बिल्ली का पंजा, दोनों का मिला करके देखता है, ठीक है। अनुवांशिकी से प्रमाण, यानी कि डीएनए जो है हम लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता है, उससे प्रमाण लिया गया, ठीक है। पशुपालन से प्रमाण लिया गया, रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण लिया गया। उसके बाद जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्म विज्ञान, यानी कि जो है ना जो जीवित थे वो मर गए हैं, उनके जो अवशेष बच जाते हैं उसी को जीवाश्म कहते हैं, तो उसी को जो अध्ययन किया जाता है उसी को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। तो उनके अध्ययन से प्रमाण मिला, जीवाश्मकों से प्रमाण, ठीक है। समझात अंक, तो चलिए दोस्तों इसमें टॉपिक है समझात अंक। देखिए इसमें बस
3 अंग ही पढ़ना है, समजात अंग पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है समरूप अंग, उसके बाद है अवशेषीय अंग। तो तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, समजात अंग ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं। देखिए, मतलब कि उनके कार्य अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो अंग है ना, उनके कार्य अलग अलग होते हैं, परंतु मूल रचना एवं भूरीय परिवर्धन यानी कि उसका निर्माण और उसका रचना दोनों एक समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे कि सील के फ्लेयर यानी कि मछली के, ठीक है, फ्लेयर, और चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली के पंजा, मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है, यानी कि रचना इसका एक जैसा होता है। इन सभी में ह्यूमरस और रेडियो अल्ना कार्पल्स, मेटाकार्पल्स आदि अस्थियाँ होती है, यानी कि मनुष्य में भी ह्यूमेरस, रेडियो अल्ना कार्पल्स और मेटाकार्पल्स होता है, बिल्ली के पंजा में वही होता है, यानी कि रचना सेम होता है और भ्रूणीय परिवर्धन भी समान होता है, ठीक है। इनका भ्रूणीय विकास भी एक जैसा ही होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। जैसे कि मछली का फ्लेयर का काम होता है तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख होता है उड़ने के लिए, घोड़े का टांग होता है दौड़ने के लिए, मनुष्य का हाथ होता है वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। तो यहाँ पर पता चल गया होगा समजात अंग किसे कहते हैं, यानी कि उनका जो है ना कार्य अलग अलग होता है, लेकिन जो है ना रचना एक जैसा होता है और उसका निर्माण भी एक जैसा होता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे है समरूप अंग, ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, यानी कि ऐसे अंग जो समान दिखाई देते हैं और कार्य भी समान करते हैं, परंतु मूल रचना और भ्रूणीय परिवर्धन भिन्न होते हैं, यानी कि उसका रचना और उसका निर्माण जो है अलग अलग होता है, ठीक है, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण, तितली, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, देखने में भी एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों के पंख की रचना शरीर भित्ति के पंजा द्वारा होता है, भंज द्वारा, शरीर भित्ति के भंज द्वारा होता है। पक्षियों के पंख की रचना उनके अग्रपदों पर परों द्वारा होती है, और चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी अंगुली तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है, यानी कि रचना अलग है, निर्माण भी अलग है, लेकिन उसका उपयोग एक है, उसी को हम समरूप कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है अवशेषीय अंग। अवशेषीय अंग ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वज में पूर्णतः विकसित होते हैं, जैसे कि हम लोगों के पूर्वज में लंगड़ी था, लेकिन हम लोगों में लंगड़ी नहीं है। तो जो है ना लंगड़ी जो है हम लोगों का अवशेषीय अंग हो गया, परंतु वातावरण परिस्थिति में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाता है। जैसे लंगड़ी का हम लोगों का कोई उपयोग रह ही नहीं गया था, ठीक है, यानी के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, अवशेषीय अंग कहलाता है, यानी कि जो है ना उसका कोई कार्य नहीं रह जाता है, इसीलिए वो धीरे धीरे उसका लोप होने लगता है, ठीक है। मान लीजिए आप हाथ का प्रयोग नहीं कीजिएगा या बैठे रहिएगा तो आपका जो शरीर है मतलब कि शरीर को जितना यूज में लाइएगा ना उतना ज़्यादा आपका शरीर एक्टिव रहेगा, ठीक है। इसीलिए जो दिमाग ज़्यादा चलाता है उसका दिमाग और एक्टिव होता चला जाता है, और जो दिमाग को नहीं चलाना चाहता है, जोर नहीं डालना चाहता है, उसका दिमाग और भी कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए दिमाग पर जोर डालना जरूरी है। अवशेषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण, कर्ण प्लव, त्वचा के बाल, बर्मी फार्म, अपेंडिक्स आदि। उसके बाद देखिए एक नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। नोट, मनुष्य में लगभग 100 अवशेषीय अंग पाए जाते हैं, यानी कि हमारे शरीर में लंगड़ी के जैसे जैसे 100 अवशेषीय अंग पाए जाते हैं, जिनका लोप हो चुका है, जिनका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी यानी कि प्रकाश का संश्लेषण करने वाले जीव कौन था? साइनोबैक्टीरिया थे। उसके बाद पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है, यानी कि सांप और क्या है, छिपकली, ठीक है। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग यानी कि मछली से हुआ है, जल स्थलचर, ठीक है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास सरीसृपों से हुआ है। उसके बाद है स्तन यानी कि जो सीना, स्तन वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ है। जीवाश्म
अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे। जीवाश्म किसे कहते हैं? देखिए, अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों और पादपों के अवशेष, पादपों यानी कि पेड़ पौधों, जीवों यानी कि कुत्ता बिलाई या हम लोग भी हो गए, ठीक है, परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए भूपतल के चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। और एवं उनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। यानी कि जो जो जीव मर जाता है और वो चट्टान के वजह से सुरक्षित रह जाता है, उसी को हम जीवाश्म कहते हैं। और उसी का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जैव विकास के सिद्धांत, जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जिसमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद प्रमुख है। लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद प्रमुख है। इन सभी को हम, जो भी याद नहीं होने वाला रहेगा, उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, लैमार्कवाद को पहले पढ़ लेते हैं। लैमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफिक जियोलॉजिक में प्रकाशित हुआ। फिलोसफिक जियोलॉजिक में लैमार्कवाद का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफिक जियोलॉजिक में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं उनके अंग में सतत बड़े होते रहने की प्रवृत्ति होती है। प्रकृति यानी कि प्रवृत्ति होती है सतत। उन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है, यानी कि वातावरण में परिवर्तन से सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जीवों पर। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है, ठीक है, जैसे कि लंगड़ी का उपयोग खत्म हो गया, ठीक है, तो जिसका उपयोग का घटता बढ़ता रहता है, ठीक है, जिसका उपयोग की जरूरत होता है वो स्वतः ही अंग आने की संभावना रहती है उस जीव में, और जिस अंग को नहीं उपयोग रहता उसको खत्म हो जाना पड़ता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होता है। इसलिए दिमाग का जितना उपयोग कीजिएगा उतना ही आपका दिमाग विकसित होगा। इसे अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे अंगों के कम एवं अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों को वंशागति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियाँ बन जाती है। उदाहरण के लिए जिराफ की गर्दन जो है लंबा होना, ठीक है, यानी गर्दन को ज़्यादा उपयोग करता होगा इसलिए उसका गर्दन लंबा हो गया। नोट: उपार्जन लक्षणों का अध्ययन टेंट्रोलॉजी कहलाता है। उपार्जन लक्षणों का अध्ययन टेंट्रोलॉजी कहलाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा है डार्विनवाद का सिद्धांत। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन मतलब सिद्धांत है? तो जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सबसे प्रसिद्ध है। डार्विन को पूरा शेष महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने 1809 से लेकर के 1809 में जन्म हुआ था और 1882 में मर गए थे। ने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया था। डार्विन जो था वैज्ञानिक, वो पूरे विश्व का भ्रमण किया था बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर। और इस परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। देखिए यहाँ पर ट्रिक है, एक ईगल डरे बिना उड़ता है। एक ईगल जो है डरे बिना, एक ईगल तो 31 हो जाएगा और ईगल से हो जाएगा बीगल, डरे बिना से हो जाएगा डार्विन, ठीक है, डरे बिना उड़ता है। डार्विनवाद के अनुसार सभी, एक ट्रिक इसमें भी था, हम बताएं नहीं बताए हैं, चलिए देख लेते हैं। लैमार्कवाद है जो है ना, लैमार्कवाद जो सिद्धांत दिया था 1809 ईस्वी में दिया था, उनकी पुस्तक फिलोसफिक, ठीक है। इसको हम मार के हाथ न हिला सका जी, इसको हम याद करेंगे, मार के हाथ न हिला सका जी, यानी कि कोई मारा किसी को और वो मारने के बाद हाथ नहीं हिला सका, तो मार के हो जाएगा लैमार्क, ठीक है। हाथ से हो जाएगा 8, 18 में के 8, 9 से हो जाएगा 9, हिला सका से हो जाएगा फिला सका, या स है क, तो फिलासफिक जूलॉजिक हो जाएगा, और जी से हो जाएगा जूलॉजिक, ठीक है। आशा करता हूँ इस ट्रिक से आपको अधिक दिनों तक याद रहेगा। चलिए डार्विनवाद का जो नियम था देख लेते हैं एक बार और। एक ईगल डरे बिना उड़ता है, एक ईगल जो है डरे बिना उड़ता है।
डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है, यानी कि प्रचुर मात्रा में संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है, हर एक जीव में होता है। अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। जीवनों पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय, अंतर्जातीय, पर्यावरणीय होता है, यानी कि जो संघर्ष होता है अपने ही जाति में हो सकता है, अंतर्जातीय हो सकता है, सजातीय हो सकता है, यानी कि और पर्यावरणीय यानी कि पर्यावरण से हो सकता है, यानी कि उसके चारों तरफ जो आवरण है, जो परिस्थिति है उससे हो सकता है। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते, ठीक है, आपस में बिल्कुल समान नहीं होते। विभिन्नताएं इन्हें इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती है, कुछ विभिन्नताएं जो है जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती है, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती है। जो विभिन्नताएं होती है इनमें, ठीक है, वो कुछ हानिकारक भी होते हैं और कुछ लाभदायक भी होते हैं। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं, ठीक है। अनुकूल होने के कारण वो जीवन में संघर्ष सफल होते हैं, जीवन के संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती रहती है? उपयोगी इकट्ठी होती रहती है और काफ़ी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है परिवर्तन, और काफ़ी समय बाद जीवधारी का लक्षण मूल जो लक्षण था उसके पीढ़ी का पूरा चेंज हो जाता है और उससे नई जाति का निर्माण होता है। उसके बाद नव डार्विन सिद्धांत। डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया, जिसे डार्विनवाद कहा जाता है। इसके अनुसार कि जो है ना, जो समर्थक थे डार्विनवाद के, उन्होंने जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया डार्विनवाद को, जिसे नव डार्विनवाद कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, यानी कि कोई भी जाति है, कुत्ता है, बिलाई है, कुछ भी है, उस पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे यह जाति से नई जाति बन जाती है। ये कारक है विविधता, यानी कि उनमें जो भी विविधता आती है, उसके चाहे खाने में हो या पीने में हो या रहने में हो, ठीक है, उत्परिवर्तन या जो भी परिवर्तन हो जाता हो खाना में, प्राकृतिकवरण यानी कि प्रकृति के कारण प्राकृतिक मौसम कैसा दे रहा है और प्रकृति, ठीक है, और उसको कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और वो जनन कैसे कर रहा है, यानी कि नई पीढ़ी का निर्माण कैसे कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बन जाती है। जिनके साधारण परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां जो है ना बन जाती है, जिनमें जीन परिवर्तन के कारण भिन्नताएं बढ़ जाती है। जीन परिवर्तन के कारण भिन्नताएं बढ़ जाती है। जीन का परिवर्तन हो जाता है ना, इसलिए उसमें भिन्नताएं बढ़ जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आप आगे याद करेंगे उत्परिवर्तनवाद, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, यह सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो जी ब्रिज के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तथा निम्नवत है। 5 प्रमुख तथा तथ्य निम्नवत है, यानी कि इसके 5 प्रमुख तथ्य है जो निम्नवत है, और इसको हम लोग याद कर लेते हैं। पहले हो तुम ब्रिज के ऊपर, यानी कि दहाड़ आया हुआ है और आपके घर वाले आपसे पूछ रहे हैं कि हो तुम ब्रिज के ऊपर, यानी कि हो तुम, तो हो तुम से याद रखना है यू, तो हो यू हो जाएगा, हयुगो डी ब्रिज के ऊपर, तो ब्रिज, ठीक है, के ऊपर से हो जाएगा उत्परिवर्तनवाद, ठीक है। आशा करता हूँ याद रहेगा। उसके बाद देखिए पहला नंबर तथ्य है नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षण में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं। नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी या स्थिर विभिन्नताओं के प्रकृति चयन, ढांचा, पीढ़ी दर पीढ़ी चयन एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है। देखिए, डार्विनवाद का कहना था कि धीरे धीरे होता है, लेकिन इनका कहना है कि धीरे धीरे नहीं होता है, बल्कि अचानक से होता है। जो भी न्यू जाति का निर्माण होना रहता है तो अचानक से सीधे हो जाता है, ठीक है।
यानी कि डार्विनवाद का सिद्धांत और उत्परिवर्तन के बाद का सिद्धांत एक दूसरे का विरोध करते हैं यहाँ पर। उसके बाद है इस प्रकार से उत्पन्न जाति प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य यानी कि उस प्रकार से जो प्रथम सदस्य उत्पन्न हो गया, यानी कि कुत्ता से बिलाई अगर उत्पन्न हो गया तो वो क्या कहलाएगा, उत्परिवर्तक कहलाएगा। यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है, शुद्ध नस्ल का होता है ये, ठीक है, जो पहला होता है। उसके बाद उत्परिवर्तन निश्चित होते हैं, उत्परिवर्तन निश्चित होते हैं, जो उत्परिवर्तन है अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, कैसा भी हो सकता है। ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंग में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं, यानी कि हाथ टेढ़ा या कुछ भी या कोई भी चेंजेज होना होता है तो एक अंग में नहीं, हर एक अंग में चेंज हो सकता है, ठीक है। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन के प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, यानी कि प्रकृति के कारण ही होता है। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, ठीक है, यानी कि सभी जीव जाति में ये हो सकता है, संभव है, यानी कि प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। सभी के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकता है। सभी जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर एक जाति में एक ही जैसा, जाति के विभिन्न सदस्य है ना, मान लीजिए कुत्ता है तो हर एक कुत्ता में नहीं होगा, ठीक है, उत्परिवर्तन होगा ना तो भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता है। उपयुक्त उत्परिवर्तन के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके, यानी कि सीधे कुत्ता से कुछ भी बन सकता है, शेर बन सकता है, शेर का बाप बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नोट है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है, अनुक्रम आधार, ठीक है, क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। यानी कि अचानक से जीन ही बदल जाता है, और जीन बदलेगा तो जो भी निर्माण होगा, जो न्यू जीव बनेगा वो तो पूरा चेंज हो जाएगा। यानी कि कुत्ता से शेर का बाप बन जाएगा, शेर से कुत्ता के बाप बन जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ जो है तीसरा चैप्टर जो है खत्म होता है। धन्यवाद आपका यहाँ तक देखने के लिए।